वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। और आज है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हाउ टू इंपोर्ट ए कार इन दुबई, बाइंग न्यू और यूज्ड कार इन दुबई विद द फाइनेंस ऑप्शंस, एंड द थर्ड इज रजिस्ट्रेशन, एंड द फोर्थ इज इंश्योरेंस, एंड द फिफ्थ इज हाउ टू गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस इन दुबई। तो गाइस सबसे पहले दुबई की जो गाड़ियां हैं उनका स्टीयरिंग जो है वो राइट हैंड साइड पे होता है और एटलीस्ट आपको 18 साल की उम्र होना बहुत ज़रूरी है ड्राइव करने के लिए, और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपकी खुद की कंट्री से भी क्यों ना हो। लेकिन हर कंट्री यहाँ पे अलाउ नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कंट्री है जहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे अलाउ होते हैं। मतलब अगर आपके पास उस कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे आके ड्राइव कर सकते हो, चाहे आप विजिट पे ही क्यों ना आए हो। मतलब अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट हो, एज ए टूरिस्ट घूमने आए हो और आपके पास उस स्पेसिफिक कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप रेंट ए कार लेके आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो। और वो कौन कौन से कंट्रीज है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जिसका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे अलाउ है। हाउ टू इंपोर्ट ए कार इन दुबई, तो अभी सौरभ डिटेल में बताएगा आपको। तो गाइस गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले या तो आपको यूएई का रेसिडेंस होना होगा या फिर आप अगर यहाँ पे लोकल हैं तो आप गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास रेसिडेंसी नहीं है, आप विजिट वीज़ा पे हैं, आप गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे कस्टम चार्जेस कितना लगता है। तो 5% जो ओरिजिनल वैल्यू होता है कार का, वो 5% आपको यहाँ पे कस्टम चार्जेस देने पड़ेंगे। और ये वैल्यू ये लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आपने यूएस से एक गाड़ी खरीदा है और उसका प्राइस यूएस में अलग और दुबई में अलग हो सकता है, होता है ना, हर कंट्री में हर चीज़ का प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो जो 5% आपको देना है वो लोग इस कार का वैल्यूएशन जो है वो लगाएंगे यहाँ का जो प्राइस है उसके ऊपर, उस कार का दुबई में जो प्राइस है, मतलब यूएई में जो प्राइस है उस प्राइस के ऊपर आपको 5% देना पड़ेगा। और इसी के साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले आपको कहा कि आपको यूएई का रेसिडेंस होना ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली यू शुड हैव द वैलिड वीज़ा, आपका वीज़ा कॉपी चाहिए, देन पासपोर्ट कॉपी चाहिए, देन आप यहाँ पर अगर आपने कोई फ्लैट या अपार्टमेंट लिया हुआ है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कॉपी आपको शो करना होगा एड्रेस प्रूफ के लिए। और ऑब्वियसली यू शुड हैव रेपुटेड शिपिंग कंपनी जो आपके लिए गाड़ियाँ लेकर आएगी। और इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एंड दैट्स ऑल। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके ऊपर हम आपको आगे बताएंगे। और आपको 5% वैट भी देना पड़ेगा, जो भी सर्विस चार्जेस आपको लगेंगे जब आप गाड़ी इंपोर्ट करेंगे तब। सर्विस चार्ज का मतलब होता है कि बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, एग्जांपल गाड़ी का इंस्पेक्शन होता है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, नंबर प्लेट होता है, ये सारी बहुत सारी सर्विसेज हैं। जितना भी सारी सर्विसेज आपको लेना होगा उसके ऊपर 5% वैट आपको लगेगा। और कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और सारा जो डिटेल है और डॉक्यूमेंट्स अगर और जो भी कुछ चाहिए होगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं कि कार हम यहाँ पे कैसे खरीद सकते हैं। जब भी हम लोग सोचते हैं कि कार खरीदना है, सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है कि कौन सी कार, और उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो है कि कैसे खरीदे, मतलब पैसा कैसे अरेंज करें। अगर आपके पास पैसा है कैश में तो आप पेटी भर के लिए जाओ और ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब हम लोग थोड़ी सी सोच में पड़ जाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि क्या हमें गाड़ी के लिए लोन मिलेगा। अगर लोन में खरीदना है तो हम सोचते हैं कि कैसे खरीदे। तो अभी हम उसी बारे में बात करेंगे, फाइनेंस की, कैसे कार खरीदे। तो सौरभ बताओ। तो गाइस आपने तो मान लीजिए शोरूम में चले गए, आप गाड़ी आपने चूज कर लिया, अब आपको खरीदना है तो बैंक से ऑब्वियसली लोन अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो आपको है मिनिमम 20% डाउन पेमेंट करना होता है, विच इज़ वेरी यूजुअल। उसके बाद आपको बैंक चार्जेस होते हैं 500 dirhams, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोसेसिंग फ़ी। मैं थोड़ा नीचे देख के बोल रहा हूँ बिकॉज दिस थिंग्स आर लाइक रिटन हियर। मैंने सारा बनाया हुआ है चिट ताकि मैं आपको क्लियर बता सकूँ और कहीं से भी कुछ छूट ना जाए, गलती ना हो जाए। तो गाइज जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 500 dirhams होता है जो बैंक को देना होता है। और उसके बाद आपका आ जाता है कि इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट जो है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। हो सकता है कि आप जिस भी शोरूम से ले रहे हैं या डीलर से ले रहे हैं उसको अगर कोई प्रॉपर बैंक है जो फाइनेंस कर रहा है तो वो आपको कम करेगा जो इंस्टॉलमेंट है आपका। और अगर शायद कोई आपका टाई अप होता है और आपका जो दूसरा बैंक है जिससे आप लेना चाहते हैं शायद वो आपसे ज़्यादा चार्ज करे। सो इट्स ऑल डिपेंड्स।
जो इस जगह पे आपको जो वहाँ का सेल्समैन है वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा। नेगोशिएट भी करने का जरूरत है, मतलब वो कुछ बोल रहे तो आप उसी पे मान रहे हो नहीं, थोड़ा सा नेगोशिएट करो। बार्गेनिंग करना हर जगह जरूरी है, आपको यहाँ पे भी बार्गेनिंग करना पड़ेगा इस चीज़ में भी। और हाँ गाइस, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, आप सोच रहे होंगे कि 20% भी तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है ना। अगर आपने कुछ ऐसा कार पसंद कर लिया जिसका प्राइस काफ़ी हैवी है और आप 20% डाउन पेमेंट कुछ ज़्यादा ही है, तो आपके लिए खुशखबरी है, आप डीलर से थोड़ा बात करो, आपको 100% लोन भी मिल सकता है। मतलब 0 डाउन पेमेंट, आपको कोई डाउन पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, पूरा 100% लोन आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि कार का जो ओरिजिनल प्राइस होता है, अगर आप 20% डाउन पेमेंट करते हो ना तो वो ओरिजिनल प्राइस में ही आपको मिलता है। लेकिन जब आप मांगते हो 100% लोन, तब वो लोग अपना प्रॉफिट भी तो रखेंगे ना, तो वो लोग कार का प्राइस जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका EMI जो है वो बढ़ जाता है। हाँ, और अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपका EMI कम हो जाएगा, क्योंकि पहले आपने ऑलरेडी 20% दे दिया है, अभी बाकी है 80%, वो मनी ऑलरेडी कम हो गया, उसके ऊपर ऑब्वियसली EMI कम ही आएगा। लेकिन और एक बात है, ये लोन जो है वो कितने साल के लिए मिलता है? आपको 5 इयर्स तक का लोन मिल जाता है। तो एक कार खरीदो तो 5 इयर्स तक लोन मिल जाता है। और गाइज, अगर आप 100% बैंक से ही पूरा लोन फाइनेंस करवा रहे हैं तो फिर आपका जो है इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट का खर्चा और जो मुल्किया होता है, मुल्किया मीन्स व्हीकल लाइसेंस होता है एक, लाइक वो रजिस्ट्रेशन के बाद एक व्हीकल लाइसेंस होता है, वो उसका जो चार्जेस वगैरह होता है सब कुछ बैंक पेमेंट कर देती है। तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट पे द अमाउंट एंड दैट्स ऑल। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अगर आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं उसमें एडिशनल आपको ये मिलता है कि उसका जो एक प्रॉपर माइलेज बता देते हैं कि इतना माइलेज तक की जो सर्विसिंग होगी ना वो फ्री होती है कंपनी की तरफ से, जहाँ से आप ले रहे हो, जो डीलर है या शोरूम वाला है। अब वो माइलेज आप 6 महीने में खत्म करो या फिर 5 साल में, इट्स अप टू यू। इंडिया ड्राइव करो डायरेक्ट। जस्ट किडिंग। तो सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए अगर हम सोचते हैं तो सबसे पहले आपको तो सेकेंड हैंड कार चाहिए होगा। तो सेकेंड हैंड कार आप कहाँ से मिलेगा आपको? तो आप कुछ वेबसाइट के नाम हम बता रहे हैं, यहाँ पे जाके देख सकते हो। इसके अलावा भी और भी हैं, तो आप और भी सर्च करके ऑनलाइन देख सकते हैं। देयर आर मेनी मोर वेबसाइट्स। गाइस, जब भी आप ये वेबसाइट विजिट करो ना तो अच्छे से वहाँ पे चेक कर लेना, इन वेबसाइट में हर कोई ऐड देता रहता है। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक कार है, मैं सेल करना चाहती हूँ, तो मैंने वहाँ पे ऐड दे दिया, तो आप फिर मुझसे डायरेक्ट खरीदोगे। और वहाँ पे शोरूम्स भी होते हैं जो दूसरे लोगों से कार खरीद लेते हैं सेकेंड हैंड और फिर बेचते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप ना शोरूम से लिया करो। अगर शोरूम से सेकेंड हैंड कार लोगे तो उसके ऊपर आपको एक वारंटी गारंटी मिल जाता है। कल अगर कुछ हो गया गाड़ी को तो वो लोग उसके लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे लोगे, मैं क्या करूँगी? मैंने तो बेच दिया, खत्म, आज ले गए, कल नहीं चल रहा है तो मैं क्या करूँ? तो ये थोड़ा माइंड में रख के फिर ही लेना चाहिए। और शोरूम से लेने पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स क्लियर होता है, मतलब उसका विश्वास होता है आपको कि हाँ भाई सब क्लियर है, इंस्पेक्शन वगैरह क्लियर होता है। जैसे कि सेकेंड हैंड कार अगर आप ले रहे हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है उसको लेने से पहले। तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो अभी सौरभ आपको बताएं। रिसेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस वैलिड अप टू 6 मंथ। उसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर है नहीं है ये चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद है आपको दुबई पुलिस वेबसाइट पे आपको उसका फ़ाइन चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है गाड़ी के नंबर प्लेट पे फ़ाइन है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो गाइज, अगर आप किसी इंडिविजुअल से गाड़ी खरीद रहे हैं तो फिर ऑन दैट केस आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट बैंक से मिलना तो मुश्किल है। पर अगर आप शोरूम से ले रहे हैं तो आपको चांसेस होता है कि आप बैंक से भी आपका गाड़ी जो है वो फाइनेंस, जैसे कि नए कार खरीदने पे आपको लोन मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो अब गाड़ी आपने खरीद लिया, अभी न्यू हो या फिर पुराना, उसको रजिस्ट्रेशन करना है। तो पहले हम बताएंगे कि न्यू कार को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। वैलिड रेसिडेंस वीजा, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट कॉपी ऑफ योर अपार्टमेंट, एमिरेट्स ID, ट्रैफिक फाइल, व्हीकल इंश्योरेंस वैलिड अप टू 6 मंथ, लेटर फ्रॉम द बैंक इफ फाइनेंस्ड, electronic or physical sale agreement between showroom and buyer. Then you have to visit RTA Customer Happiness Center or Tasjeel or Wasl or Mumayas Testing Center. Then you need to pay small service fees, like after that within 10 minutes will be done.
और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको जो है मिलेगा व्हीकल लाइसेंस कार्ड, जिसको बोलते हैं मुल्किया, इट्स इन अरेबिक। देन सेकंड होता है आपका व्हीकल नंबर प्लेट। और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सब करवाने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है, विच विल बी ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेट। और गाइस मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि अगर आप बैंक से 100% लोन ले रहे हैं तो बैंक विल कवर ऑल दिस कॉस्ट फॉर यू। अब हम बताएंगे कि अगर आपने सेकेंड हैंड कार खरीदा है तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए। ट्रैफिक फाइल, व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, व्हीकल इंश्योरेंस वैलिड फॉर 6 months, Emirates ID of both buyer and seller, residence visa copy, buyer only, passport copy, buyer only, and vehicle license, that is called मुल्किया। अब हम आपको ये बताएंगे कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन में खर्चा कितना आता है। ये तो हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट बताया है आपको कि गाड़ी आपने खरीद लिया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, न्यू के लिए क्या चाहिए, ओल्ड के लिए क्या चाहिए, और अब बताएंगे खर्चा, क्योंकि गाड़ी सिर्फ खरीदने से नहीं होता भाई, उसके पीछे बहुत खर्चा होता है। रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने के लिए आपको 380 दिरहम्स देने होते हैं। उसके बाद साथ में आपको देना होता है इंस्पेक्शन चार्जेस, दैट इज़ 170, कुरियर चार्जेस 25, और अगर आप डिले हो जाता है आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो पर मंथ आपको 25 दिरहम्स का लेट फाइन पे करना होता है, और 30 डेज़ का आपको ग्रेस पीरियड होता है। रिन्यू कराने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे किसॉक मशीन्स हैं, वहाँ पर जाकर भी आप कार जो है आपका रजिस्ट्रेशन आप रिन्यू कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, आप कभी भी RTA को फ़ोन कर सकते हैं, और वो नंबर है 800-9090। इस पर आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन रिन्यू भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आप यहाँ पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, वो लोग आपको गाइड करेंगे। हाँ, और इसके अलावा भी और भी जगह हैं जहाँ पर आप अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तस्जील, शामिल, वासल, RTA कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर, RTA मोबाइल ऐप, RTA वेबसाइट, RTA कॉल सेंटर एंड किसॉक मशीन। तो गाड़ी तो आपने खरीद लिया, उसका रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, तो क्या सब कुछ हो गया? नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो आपको लेना पड़ेगा गाड़ी के लिए इंश्योरेंस, जो कि कंपलसरी है, और उसके बाद लगेगा पार्किंग कार्ड एंड सालिक का कार्ड। अब पार्किंग कार्ड वो तो ऑप्शनल है, वो जब हम उसके बारे में बताएंगे तब आपको पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं फिर से। तो गाइज दुबई में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, तो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से गाड़ी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जो इंश्योरेंस का पैसा लगता है वो ऐसा होता है कि अगर आपकी गाड़ी 10,000 दिरहम से लेकर 3 लाख दिरहम्स तक की हो तो आपको 3% जो है उसका इंश्योरेंस का चार्ज होता है ईयरली। हाँ, ईयरली होता है। और उसके बाद अगर आपकी गाड़ी 3 लाख से ज़्यादा हो तो फिर आपको 2.75%। तो मतलब महंगी गाड़ी खरीदेंगे तो इंश्योरेंस का कॉस्ट आपको सुन के लग रहा है कि कम है, कम नहीं, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो ज़्यादा ही होगा। परसेंट कम लगता है लेकिन पैसा ज़्यादा ही लगने वाला है उसमें। सो गाइस द नेक्स्ट इज सालिक। तो सालिक होता है यहाँ का दुबई का टोल टैक्स। तो टोल टैक्स को यहाँ पे सालिक बोला जाता है, और ये जो पूरा सिस्टम है ना पूरा ऑटोमेटिक है। जैसे कि हम लोग इंडिया में देखते हैं ना कि जगह जगह पे चेक पोस्ट लगा होता है, वहाँ पे आप जाते हो तो गाड़ी रुक जाती है और उसके बाद आपसे वो आपको एक पर्ची थमा देते हैं और फिर पैसा लेते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पे नहीं है, पूरा ऑटोमेटेड है, जगह जगह पे मशीन लगा हुआ है, और आपके कार में आपको लगाना पड़ेगा एक कार्ड जिसको बोलते हैं सालिक कार्ड। तो उसको आपको रिचार्ज करना पड़ता है, और जब आप उस जगह से गुजरोगे ना जहाँ पे टोल लगता है ऑटोमेटिक उससे डिडक्ट हो जाएगा वो पैसा। तो उसके लिए कितना चार्जेस वगैरह लगता है वो अभी सौरभ आपको बताएगा। तो सालिक का आपको कॉस्ट आ जाएगा 100 दिरहम्स, और 50 दिरहम्स होता है जो कार्ड आप पहली बार ले रहे हो उसके चार्जेस, और 50 दिरहम्स में बैलेंस होता है। तो जैसे ही आप आना जाना करोगे वो माइनस होता जाएगा और आप रिचार्ज करते हो, और दैट्स ऑल। और सालिक का मिनिमम चार्ज कितना होता है? एक बार अगर कहीं मशीन के सामने से वो गाड़ी गुजरा तो एक बार में कितना पैसा कटेगा? 4 दिरहम्स। तो जितनी बार आप टोल से गुजरोगे उतनी बार आपका 4 दिरहम करके माइनस होगा। 100 दिरहम का एक कार्ड आ जाता है जिसमें बैलेंस कितना मिलता है?
50 दिरहम्स 50 दिरहम्स मिल रहा है। 50 दिरहम कार्ड का कॉस्ट है, 50 दिरहम आपको मिल गया है। और अभी 4 दिरहम कर करके उसमें से माइनस होगा, आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि उसमें आपको मैसेजेस मोबाइल पे आ जाते हैं कि इतना बैलेंस है। और यहाँ पे तो मुझे जितना पता है, आप चाहो तो उसको शायद बैंक के कार्ड से भी कुछ लिंक वगैरह कर सकते हो, मतलब ऑटोमेटिक रिचार्ज होता है क्रेडिट कार्ड से, ऐसा भी फैसिलिटीज है। ओके, और भी नेक्स्ट है पार्किंग। हाँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द लास्ट थिंग इज पार्किंग। यहाँ पे पार्किंग अगर आप प्राइवेटली लेते हैं तो मिनिमम 5 दिरहम्स पर आवर चार्जेस होते हैं। बाकी गवर्नमेंट की पार्किंग जो है अगर आपको मिल जाए किस्मत से तो उसके चार्जेस एरिया हिसाब से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट आई गेस राइट नाउ इट इज 2 दिरहम्स हाफ एन आवर का कुछ चार्जेस। ये पार्किंग हम बता रहे हैं, मतलब आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे रखने के लिए पार्किंग वो नहीं बता रहे हैं। मतलब आप अगर बाहर जाते हो कहीं पे घूमने, मॉल वगैरह में जाओगे तो मॉल में तो फ्री होता है, मॉल में आप रख सकते हो। लेकिन ऐसे किसी लोकेशन में आप गए, जैसे किसी दोस्त के घर में गए आप, तब तो आपको पार्किंग में रखना पड़ेगा। दोस्त के बिल्डिंग में तो आपके कार को अलाउ नहीं करेंगे, आपके कार को आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। तो अगर वो सरकारी होगा तो उसमें कॉस्ट थोड़ा कम है, और अगर प्राइवेट में जाओगे तो सौरभ ने ऑलरेडी आपको प्राइस बता दिया है। तो वो मैं बता रही थी पार्किंग कार्ड के बारे में। आप अपने कार के लिए पार्किंग कार्ड भी ले सकते हो, जो कि अलग अलग जोन के लिए भी मिलता है, या फिर आप ऑल ओवर यूएई का भी ले सकते हो, ऑल ओवर दुबई का भी ले सकते हो। वो मैं इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, वो तो जब आप लोगे तब आप पता कर ही लोगे। तो अगर वो वाला आप लगाते हो ना तो इतना हैसल नहीं होता। आप जो गवर्नमेंट के जो पार्किंग स्पेस है वहाँ पे जाके जो टोकन लेना पड़ता है वो सब लेना नहीं पड़ता। आप जाओ अपना गाड़ी खड़ा कर दो, क्योंकि आप में वो कार्ड जो है ऑलरेडी लगाया हुआ है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और गाइज दूसरा चीज़ ये है कि अगर रिचार्ज का जो टेंशन है वो सबको होता नहीं है, बिकॉज अगर आपने अपना मोबाइल के साथ में लिंक कर लिया हुआ है तो आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि हाँ तुम्हारा पार्किंग खत्म होना है, यू कैन रिचार्ज। सो यू कैन जस्ट प्रेस अ बटन, ओके, एंड हाउ मच फॉर हाउ मेनी आवर्स एंड इट विल गेट रिचार्ज। तो गाइज अब हम आपको ये बताएंगे कि दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और खर्चा कितना आएगा। पासपोर्ट कॉपी विद वैलिड दुबई वीजा। अदर स्टेट वीजा विल नॉट बी कंसिडर्ड। स्टेट आई मीन टू से एमिरेट्स। एमिरेट्स ID कॉपी, आई टेस्ट रिपोर्ट, ओरिजिनल होम कंट्री लाइसेंस इन केस यू हैव इट, एटलीस्ट ऑफ 1 year old। गाइस यहाँ पे एक पॉइंट में हमने बताया है कि अदर स्टेट का जो वीज़ा है वो वैलिड नहीं है। वो उसका मतलब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। यहाँ पे स्टेट को हम बोलते हैं एमिरेट्स दुबई में। मतलब ये जो कंट्री है इसका नाम है UAE, और यहाँ पे 7 एमिरेट्स है। मतलब जो है स्टेट उसको यहाँ पे बोला जाता है एमिरेट्स। तो मान लीजिए आपका वीज़ा लगा है दुबई से और आप चाहते हो कि शारजाह में जाके आप ड्राइविंग लाइसेंस निकालना चाहते हो, तो नहीं होगा। अगर आपका वीज़ा दुबई का है तो आपको दुबई से ही ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है। बिल्कुल वैसे ही दूसरे, मतलब जिस एमिरेट्स का आपका वीज़ा होगा उसी में जाके आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। गाइस अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आपको ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ेगा। वो आपको ड्राइविंग पहले से आता है या नहीं आता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जानते भी हो तब भी आपको यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ेगा। और क्लास आपको ना मिल जाएगा अपने हिसाब से। अगर आपको वीकेंड में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको रेगुलर क्लास चाहिए वो भी मिल जाएगा, अगर आपको नाइट क्लास चाहिए, मतलब आप ऑफिस वगैरह सब कुछ खत्म करने के बाद फिर आप सीखना चाहते हो तब भी आपको क्लासेस मिल जाएगा। तो क्लास के लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको कुछ ज़्यादा क्लास लेना पड़ता है, और अगर आप पहले से जानते हो तो आपको मतलब थोड़ा कम लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जा रहे हो और वहाँ पे बोल रहे हो और मुझे तो पहले से आता है और वो आपको कम क्लास दे देंगे। तो उसके लिए आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप बिगिनर हैं, मतलब आपको गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मिनिमम आपको 20 क्लासेस लेने होंगे, विच इज़ लाइक 20 आवर्स। ओके, आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप टाइम नहीं है तो आप हाफ एन आवर भी कर सकते हैं। एक क्लास 1 घंटे का होता है। हाँ, तो विच विल कॉस्ट यू लाइक मिनिमम ऑफ 5,000 to 6,000 अप्रोक्सीमेट। ओके, ये टोटल कॉस्ट है। जैसे कि आपको यहाँ पर टेस्ट का प्राइस अलग है, फिर आपका जो है जो भी आपका असेसमेंट टेस्ट होता है, थियोरेटिकल टेस्ट होता है, सबका अलग अलग प्राइस होता है। तो 5,000 to 6,000 इज अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फॉर 20 आवर्स। लेकिन हम यहाँ पे इंडिया को एग्जांपल लेके एक बात बताते हैं। अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है और वो 1 साल पुराना है और वो लाइसेंस लेके आप ड्राइविंग स्कूल जाते हो तो आपको ना इस क्लास में थोड़ा सा छूट मिल जाता है। आपको सिर्फ
तब 20 क्लासेस के जगह 15 क्लास करने पे हो जाएगा, मतलब 5 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो प्राइस भी थोड़ा कम हो जाता है। तब ये एक आसानी है आपके लिए। और गाइस अगर आपके पास आपकी होम कंट्री का लाइसेंस है तो एटलीस्ट इट शुड बी 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइसेंस मिला और यहाँ पे आ गए तो फिर वो आपको डिस्काउंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास 5 साल पुराना लाइसेंस है अपनी होम कंट्री का और आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो आपको 10 आवर्स लेना पड़ेगा, मतलब 10 क्लासेस लेने पड़ेंगे, तो विच इज़ ऑब्वियसली और भी कॉस्ट कटिंग हो जाता है आपका। तो और दूसरी बात है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है मतलब यहाँ के बैंक का, तो ऑब्वियसली आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से या फिर बैंक की तरफ से भी कुछ डिस्काउंट्स हो जाते हैं, तो वो आपको जब आप जाएंगे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वो लोग आपको बता देंगे कि उनको अलग अलग बैंक के साथ उनका टाई अप होता है ना, तो आपका जो 5000 या 6000 जो कॉस्ट है, हो सकता है उसके ऊपर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए। अगर आप कैश से पेमेंट करते हो तो वो नहीं होगा, लेकिन आप कार्ड से करते हो तो मिल जाएगा, वो बैंक की तरफ से होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप फाइनल टेस्ट जो है वो फेल कर जाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत पेन होता है भाई, बहुत पेन होता है वो मतलब खर्चा बढ़ गया, वो 5000 और 6000 की कहानी आप भूल जाओ, अभी कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि आप फेल हो गए। हाँ, तो गाइज जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप फेल कर जाते हैं टेस्ट, फाइनल टेस्ट जो है, तो फिर से आपको क्लास लेना पड़ेगा, मिनिमम 8 क्लासेस, 8 क्लासेस आपको लेने पड़ेंगे, विच इज मैंडेटरी। आप ये नहीं बोल सकते मैं 2 क्लास करके फिर टेस्ट देना चाहूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। मिनिमम 8 क्लासेस आपको लेने पड़ेंगे एंड ईच क्लास विल कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेट 120 dirhams। तो अब हिसाब लगा लो, 120 into 8 कितना होता है, उतना खर्चा बढ़ गया, हर बार आपको देना पड़ेगा। फिर से फेल हो गए, फिर 1 क्लास, फिर से फेल हो गए, फिर 1 क्लास, मतलब क्लास के ऊपर क्लास लग जाएगी, वाट के ऊपर वाट लग जाएगी। और गाइस एक और बात ये है कि अगर आपने थ्योरी टेस्ट दे दिया है, आपका असेसमेंट टेस्ट हो गया है, तो मतलब इंटरनल जो टेस्ट होता है ना ड्राइविंग सेंटर का पहले, फाइनल में जाने से पहले आपको इंटरनल टेस्ट होता है, तो सारे अगर टेस्ट आपने दे दिए हैं, आप उसमें पास हो गए हो, आपको फिर से वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट 8 क्लासेस लेने हैं जो आपका रोड पे होगा डायरेक्ट, और उसी में ज़्यादातर लोग फेल कर जाते हैं। और रोड टेस्ट पे अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको फिर से 8 क्लासेस करना पड़ता है एंड दैट्स ऑल। और जितने बार फेल करेंगे उतने ही आपको, जब तक आप सफल नहीं होते तब तक 8 क्लासेस कंटिन्यू लेने होंगे। सो गाइज, हमारे इस वीडियो में हमने कार के बारे में सब कुछ कवर करने की कोशिश किया है। एक ही वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चल जाए कि कार का फाइनेंस वगैरह कैसे आप मैनेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो वो आपको कैसे मिल सकता है। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे इस चैनल को, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस। हो सकता है कि ये वीडियो और किसी के काम में आ जाए, तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ इसको शेयर करें। सो गाइस, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। क्यों आगे पीछे डोलते हो बबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह।